हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस वीडियो डिस्कशन। आज हम लोग सैम्पल पेपर साइंस सीबीएसई के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए सेक्शन डी के क्वेश्चंस को करेंगे। अभी तक हम लोगों ने सेक्शन ए, बी और सी के क्वेश्चंस को किया था। आगे हम लोग सेक्शन डी जो कि 34th नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट हो रही है। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है अ कंपाउंड ए विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला of C2H4O2 reacts with a base to give salt and water. Identify A. State its nature and the name of the functional group it possesses. Write the chemical equation for the reaction involved. आपको एक कंपाउंड आइडेंटिफाई करनी है A, जो क्या जिसकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या दी गई है, वो दी गई है C2H4O2। तो ऐसी जो फॉर्मूला है वो किसकी है? एसिटिक एसिड आपको याद आ रहा है, जो बेस से रिएक्ट करके सॉल्ट बना रही है। तो ऐसी क्या हो सकती है? एसिड जब है बेस से रिएक्ट करती है तो वो क्या बनाती है? सॉल्ट बनाती है, और साथ ही साथ वाटर भी रिलीज होती है ना। तो हमारे पास ऐसी कौन सी एसिड है जो बेस के साथ, अगर सपोज हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड एक कॉमन स्ट्रॉन्ग बेस, तो और हमने क्या किया, एक एसिड ले ली जो कि हमारी एसिटिक एसिड है, जो विनेगर में कॉमनली होती है। तो जब इसने रिएक्ट किया तो इसने सोडियम एसिटेट बनाया। इसने क्या बनाया? इसने सोडियम एसिटेट बनाया और H2O रिलीज की। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा ये कौन से फंक्शनल ग्रुप से है। आइडेंटिफाई ए, स्टेट इट्स नेचर एंड नेम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। तो इसकी नेचर क्या होती है? एसिड की होती है। और ये कौन से फंक्शनल ग्रुप से है? इसकी जो फंक्शनल ग्रुप है वो कौन सी फंक्शनल ग्रुप है? कार्बोक्सिलिक एसिड है। कौन सी है? ये कार्बोक्सिलिक एसिड। और क्या पूछा जा रहा है? और पूछा जा रहा है राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड। तो ये जो हमने रिएक्शन लिखी है, एक केमिकल रिएक्शन, ये क्या कर रही है? आपको बता रही है इस रिएक्शन के बारे में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है when the above salted compound A reacts with another compound B having molecular formula C2H6O। तो यहां पर आपको हिंट दिया गया है। तो ये जो C2H6O है, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं? C2H5OH लिख सकते हैं। और ये कौन सी ग्रुप की कंपाउंड है? अल्कोहल की है। और ये कौन सी है? इथेनॉल है। ये क्या है? इथेनॉल। ये जो हमारा है, इसका अगर हमें नेम देना है तो ये कौन सी हो जाएगी? इथेनॉल हो जाएगी। और इस इथेनॉल को उसी सॉल्ट के साथ when the above salted compound A reacts with another compound, तो यहां पर क्या करनी होगी? इथाइल एसिटेट हम लोग लेंगे जो कि एसिटिक एसिड है। तो चलिए CH3COOH सेम कंपाउंड हमने लिया, और ये अल्कोहल ग्रुप का हमने इथेनॉल ले लिया, क्योंकि हमें C2H6O दी गई थी। तो जब इसकी रिएक्शन हुई तो इसने क्या बनाया? इसने इथाइल इथेनोएट बनाया। इसने क्या बनाया? इसने CH3COO C2H5 प्लस H2 और
साथ ही साथ इसने क्या किया, a sweet smelling compound C is formed। तो ये जो कंपाउंड है, ये जो है ये स्वीट स्मेल वाली है। तो C कौन सी हो गई हमारी, हमारी A हो गई एसिटिक एसिड, B हो गई इथेनॉल, और C हो गई इथाइल इथेनोएट या फिर इथाइल एसिटेट। तो ये हो गई A, ये हो गई B, ये कौन सी हो गई हमारी, A कौन सी हो गई, A हो गई, और B हो गई इथेनॉल, और C कौन सी हो गई हमारी इथाइल इथेनोएट हो गई, या फिर इथाइल एसिटेट भी हम लोग इसे कहते हैं। स्टेट द रोल ऑफ एसिड इन दिस रिएक्शन। अब आपको एसिड की, तो ये रिएक्शन ऐसे नहीं हुआ है, इसमें एक कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लगा इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्क H2SO4 ये रिएक्शन पॉसिबल होती है। और इस रिएक्शन में कैटलिस्ट, और इस रिएक्शन को पता है हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एस्टरिफिकेशन, जिसमें एस्टर फॉर्म, एस्टरिफिकेशन। अगर आपसे नेम ऑफ रिएक्शन पूछा जाए तो ये क्या होगी, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है, जिसमें कॉन्क H2SO4 को हम लोग यूज करते हैं, और इससे एसिटिक एसिड और इथाइल अल्कोहल रिएक्ट करके इथाइल इथेनोएट फॉर्म करती है और वाटर भी रिलीज करती है। तो ये हो गए हमारा एक केमिकल इक्वेशन इस रिएक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है, मैच द फॉलोइंग pH values 1, 7, 10, 13 to the solutions given below। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये क्या है आपको पता है, एंटासिड्स में हम लोग यूज करते हैं। और एंटासिड्स में क्यों यूज करते हैं, जब हमें बर्निंग सेंसेशन होती है स्टमक में, एसिडिटी हो जाती है, तो झट से हम लोग क्या करते हैं, कोई एंटासिड ले लेते हैं। और एंटासिड में क्या होती है, ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, वो क्या होती है, वो बेस होती है। और बेस की pH वैल्यू कितनी होगी, मोर देन 7 होगी। और इसकी जो, और ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है। तो स्ट्रॉन्ग बेस होने के लिए pH वैल्यू कितनी होनी चाहिए, हमारी कितनी हो गई, 10 हो गई। अब गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस क्या है, वो हमारा HCl है। तो HCl वो तो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड में आती है। तो जब वो एसिड में आती है और बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत कोरोसिव है, जिसके कारण हमें बर्निंग सेंसेशन उसी के कारण तो होती है। हमारे स्टमक में कौन सी एसिड सिक्रीट होती है, HCl ही तो। और इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। ब्राइन, ब्राइन जो होती है वो क्या होती है, वो सोडियम क्लोराइड की वाटर सॉल्यूशन होती है। वो क्या होती है, सोडियम क्लोराइड की वाटर सॉल्यूशन होती है। और उसकी pH वैल्यू क्या हो गई, वो तो न्यूट्रल होती है, ये न्यूट्रल होती है, ये क्या होती है, न्यूट्रल। और न्यूट्रल की pH वैल्यू कितनी होगी, न्यूट्रल की pH वैल्यू वाटर, प्योर वाटर की कितनी होती है, 7 होती है। और एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो एक्वस फॉर्म में है, जैसे HCl एसिड में बहुत स्ट्रांग है, उसी तरह बेस में भी ये स्ट्रांग होती है। तो इसकी कितनी pH वैल्यू होनी चाहिए, इसकी pH वैल्यू जो है वो 13 होनी चाहिए। और हमें इसी 3 वैल्यूज को आइडेंटिफाई करना था। बच्चे अक्सर कंफ्यूज करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की 13, हाइड्रोक्साइड के है तो दोनों बेस ही, लेकिन सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया से मोर बेसिक। तो जो बहुत ज्यादा बेसिक है दूसरे के कंपैरिजन, उसकी pH वैल्यू बहुत ही ज्यादा होगी, हो सकती है वो 14 भी हो जाए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है,
अमिता एंड रीता डिसाइडेड टू बेक अ केक। अमिता और रीता जो है वो एक केक बनाना चाहते हैं। केक बनाने के लिए आपको क्या चाहिए होता है? बेकिंग इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज होती है, याद आया आपको? यस, बेकिंग सोडा, है ना? एंड एडेड बेकिंग सोडा टू द केक बैटर, एक्सप्लेन विद अ बैलेंस्ड रिएक्शन द रोल ऑफ बेकिंग सोडा, मेंशन माई अदर यूज ऑफ बेकिंग सोडा। तो यहां पर क्या होगी? यहां पे आपको एक बैलेंस्ड रिएक्शन दिखानी है। तो जब बेकिंग सोडा है तो बेकिंग सोडा की फॉर्मूला क्या होती है? सोडियम बाइकार्बोनेट। जब इसे हीट किया जाता है तो ये क्या होती है? ये ब्रेक हो जाती है और सोडियम कार्बोनेट और साथ ही साथ ये क्या रिलीज करती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ही तो वो फ्लफी होती है, इसी गैस के कारण तो फ्लफी होती है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अगर लाइम वाटर से अगर मैं पास करवाऊं तो आपको पता है वो लाइम वाटर को मिल्की कलर में चेंज कर देती है। वो भी लिमिटेड सप्लाई होनी चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड सप्लाई कर दो लाइम वाटर में तो फिर से वो मिल्की कलरलेस हो जाएगी। चलिए, तो ये था हमारा बैलेंस्ड इक्वेशन। बैलेंस्ड इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारे पास? सोडियम बाइकार्बोनेट ऑन हीटिंग, सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो आप देख रहे हैं ये जो है ये बैलेंस्ड इक्वेशन। तो हमने सोडियम, हमारे पास कार्बन 2 और 6 आप चेक कर सकते हो। तो कितने हो गए हमारे पास? 6 ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन है, ये बैलेंस्ड है। अब आपको अदर यूज बताना है। तो इसको कहां कहां यूज करते हैं हम लोग? बेकिंग सोडा को हम लोग न्यूट्रलाइज करने के लिए भी यूज करेंगे। क्या करेंगे? न्यूट्रलाइज करने के लिए भी यूज कर सकते हैं एसिड को, जहां पे कहीं कहीं बी स्टिंग होती है ना, जब बी स्टिंग हो, एंट स्टिंग हो, है ना, तो क्या होगी वो जब एंट स्टिंग जब होती है तो वहां पे हम लोग यूज करते। अगर आपको कोई इंसेक्ट बाइट कर लेती है तो आप उस जगह अप्लाई कर सकते हो। और आपको पता है और एक खास यूज है फायर एक्सटिंग्विशर में यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर। ये काफी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट यूज है। अदर एग्जाम्स में आपसे हो सकता है एग्जाम में पूछा जाए फायर एक्सटिंग्विशर में क्या यूज की जाती है, तो आप बता सकते हो सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो हमारा ड्यूरिंग अ रिप्रोडक्शन inheritance of different proteins will lead to altered body designs। ये आपसे पूछ रहा है कि जो रिप्रोडक्शन होती है, जो इनहेरिटेंस आ रही है अलग अलग प्रोटीन से, क्या वो बॉडी डिजाइन्स को भी ऑल्टर कर सकती है? तो इस पे आपको रीजन बताना है। तो इसके पीछे आप क्या रीजन दोगे? आप सिंपली लिखोगे During reproduction, the information for the inheritance of characteristics is passed from the parents to the offspring in the form of DNA। ये किस फॉर्म में पास होती है? इन फॉर्म ऑफ DNA के फॉर्म में, है ना, टू offspring। कहां से? पेरेंट्स से, है ना, पेरेंट्स से DNA कॉपिंग होती है ऑफस्प्रिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। फिर डीएनए इन द सेल न्यूक्लियस कैरीज द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। और आपको पता ही है कि डीएनए क्या कैरी करती है? इट कैरीज
जेनेटिक इंफॉर्मेशन, है ना। तो जब जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी हो रही है तो वहां कॉपिंग हो रही है, जो कि बेसिक इवेंट है रिप्रोडक्शन में। इफ द इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग द डीएनए कॉपिंग इज चेंज, डिफरेंट प्रोटीन्स विल बी मेड, डिफरेंट प्रोटीन्स विल इवेंचुअली लीड टू ऑल्टर्ड बॉडी डिजाइंस। कभी कभी आपको सिंस बर्थ बहुत सारे बच्चे जो हैं बर्थ के समय ही बहुत सारे डिसेबिलिटीज के साथ बॉर्न होते हैं, बहुत सारी बॉडी डिजाइंस जो है उनकी ऑल्टर हो जाती है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रोटीन्स जो है वो थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं। तो प्रोटीन में जब कॉपिंग होती है तो प्रोटीन में थोड़े से चेंजेस आ जाती है, इस कारण से ऐसी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्टिलाइजेशन कैन नॉट टेक प्लेस इन फ्लावर्स इफ पॉलिनेशन डज नॉट अकर। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है, अगर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस नहीं हो सकती है, अगर पॉलिनेशन नहीं हुआ है, यस, पॉलिनेशन के कारण ही तो मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स फ्यूज करते हैं और वो फर्टिलाइज्ड एग फॉर्म करते हैं, जो कि जाइगोट होता है। तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट वो उनकी फ्यूजन होती है और वो एक फर्टिलाइज्ड एग फॉर्म करती है, जिसको हम लोग जाइगोट भी कहते हैं। और ये धीरे धीरे जाइगोट डेवलप होती है एम्ब्रियो में। तो आपसे रीजन पूछा गया है क्यों नहीं होगी, क्योंकि फर्टिलाइजेशन होने के लिए मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स को फ्यूज होना ही होगा, लेकिन पॉलिनेशन नहीं हुई तो कहां से होने वाली है, तो फर्टिलाइजेशन डजंट अकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल्स थ्रू फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन। ये जो फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन है, ये आपको कौन से टाइप की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। और इसमें क्या होता है, इसमें इंटायर बॉडी जो है वो सिमिलर टाइप का सेल से बॉडी बनाता है। तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा, रीजनरेशन एंड फ्रेगमेंटेशन आर ओनली पॉसिबल व्हेन द इंटायर बॉडी पार्ट इज मेड अप of similar kinds of cells. All multicellular organisms cannot give rise to new individuals through fragmentation or regeneration because the complex multicellular organisms have organ system level organization. The tissues in the organizations or organisms are highly differentiated to perform specialized functions and cannot regenerate a new individual. तो ये चीजें आपको समझ में आ गई क्यों इतना इंपॉर्टेंट है ये रीजन इसके पीछे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेजिटेशन प्रोपगेशन इज प्रैक्टिस्ड फॉर ग्रोइंग ओनली सम टाइप ऑफ प्लांट्स। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन सिर्फ कुछ टाइप के प्लांट के लिए क्यों होता है, तो इसके पीछे रीजन है, इट इज यूज्ड टू ग्रो a plant in which viable seeds are not formed or very less seeds are formed, such as orange, banana and pineapple. तो आपको पता है कि ऑरेंज हो गए, बनाना हो गए, पाइनएप्पल हो गए। तो इन सब चीजों में हमारी प्रायोरिटी होती है कि जितना कम सीड प्रोड्यूस हो सके, सीडलेस ग्रोइंग हो इनकी। और नेक्स्ट रीजन क्या है, इट हेल्प्स टू इंट्रोड्यूस प्लांट टू न्यू एरियाज वेयर द सीड जनरेशन फेल्स टू प्रोड्यूस मैन्योर प्लांट ड्यू टू चेंज इन एनवायरमेंटल फैक्टर्स। अब जहां पर सीड जर्मिनेशन पॉसिबल नहीं है तो ऐसे प्लांट्स को प्रॉब्लम हो सकती है। थर्ड क्या हो सकता है, इट इज मोर रैपिड, इजियर एंड चीपर मेथड। ये बहुत ही रैपिड और चीपर मेथड है, इसलिए प्रैक्टिस की जाती है इसको। फोर्थ रीजन हो सकता है कि इससे गुड क्वालिटी ऑफ प्लांट प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं। अगर आपके पास अगर अच्छी क्वालिटी की, सपोज मैं बनाना लेता हूं,
अगर कोई फार्मर अगर अच्छी क्वालिटी का बनाना ग्रो कर रहा है और उसे सेम टाइप की बनाना चाहिए, क्योंकि उसे बिजनेस में कोई लॉस नहीं चाहिए, उसकी तो डिमांड वही होगी कि आपने पहले जो दिया था अच्छी वाली वो चाहिए मुझे, तो वो वेजिटेशन प्रोपगेशन को यूज करेगा, जो कि हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। नेक्स्ट, द पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूसिंग sexually have the same number of chromosomes. Yes, सेम नंबर के तो क्रोमोसोम्स होते हैं। इसके पीछे रीजन क्या है? गैमेट ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एनिमल्स हैव हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज दैट ऑफ पेरेंट्स। कुछ जो है वो फादर साइड से आते हैं और इक्वली वो मदर साइड से। तो फादर और मदर दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं क्रोमोसोम्स और इक्वल नंबर में होते हैं। क्या होते हैं? इक्वल नंबर में होते हैं। और ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन व्हेन टू गैमेट्स, मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज, द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूसेस will have the same amount of DNA or the same number of chromosome as that of parent. तो जो फादर के पास हो या मदर के पास हो, नंबर्स एक ही रहते हैं, क्रोमोसोम्स के नंबर में कोई चेंज नहीं होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज द यूज ऑफ आयोडाइज्ड सॉल्ट एडवाइजेबल? नेम द डिजीज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन आवर डाइट, स्टेट इट्स वन सिम्टम। ये काफी अच्छी क्वेश्चन है। अक्सर आपने आयोडीन सॉल्ट के बारे में एडवर्टीजमेंट देखा होगा कि हमेशा कहा जाता है कि आयोडाइज्ड सॉल्ट यूज करें। इसके पीछे रीजन क्या है? हमारे थ्रोट में जो बटरफ्लाई शेप की जो थायराइड ग्लैंड होती है, वो आयोडीन डेफिशिएंट अगर हो जाएगी तो उसकी जो फंक्शनिंग है वो कहीं ना कहीं हैम्पर होती है। और जो थायरोक्सिन हार्मोन है ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस को रेगुलेट करती है। तो इस कारण से डॉक्टर एडवाइस देते हैं कि आप आयोडाइज्ड सॉल्ट हमेशा अपने डाइट में रखो, ताकि जो थायराइड ग्लैंड में जो है फॉर्मेशन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन ड्यू टू मेंटेनिंग the production of thyroxine hormone। थायरोक्सिन जो हमारी थायरोक्सिन हार्मोन होती है उसके लिए यूज की जाती है। अगर ऐसा नहीं होगा तो थायरोक्सिन हार्मोन की प्रोडक्शन वो कहीं ना कहीं हैम्पर होगी बाय थायराइड ग्लैंड। ये कहां होती है? हमारे नेक में होती है। अब नेक्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन, नेम द डिजीज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन आवर डाइट एंड सेट इट्स वन सिम्टम। तो क्या हो सकते हैं? तो अगर डेफिशिएंसी हो जाएगी तो कौन सी डिजीज होगी? ग्वाइटर डिजीज होगी। कौन सी होगी? ग्वाइटर होगी। और इसके सिम्टम क्या है? जो हमारे जो थायराइड ग्लैंड है वो इनलार्ज हो जाएंगे, और इनलार्ज हो जाएंगे तो कैसे दिखेंगे? काफी डेंजरस, है ना? तो ग्वाइटर होने के कारण इनलार्जमेंट होती है, इनलार्जमेंट इन थायराइड ग्लैंड। तो ये हो गई हमारी इस क्वेश्चन से रिलेटेड डिस्कशन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाउ डू नर्व इम्पल्सेस ट्रेवल इन द बॉडी? नर्व इम्पल्सेस हमारी बॉडी में कैसे ट्रेवल करती है? हमारे पास नर्व सेल होती है। नर्व सेल एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड होते हैं? तो आपको पता है कि इम्पल्स जो है वो डेंड्राइट टू सेल बॉडी जाती है, और तब वो एक्सन जाती है, फिर इसके एंड पर जाती है। कैसे होती है ये? ये पहले इम्पल्स जो है ये डेंड्राइट के पास गई, ये जो है ये कहां गई? डेंड्राइट के पास। और डेंड्राइट ने क्या किया? इसे सेल बॉडी को दे दिया, और सेल बॉडी ने जो है इसको एक्सन को दे दिया।
है ना, और ये धीरे धीरे हमारे बॉडी में ट्रांसमिट होती रहती है नर्व सेल्स के थ्रू, और फिर इसके एंड पर कुछ क्या होते हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं जो कि रिलीज होते हैं साइनेप्स में। कौन से में? साइनेप्स में। और एक अलग ही सेम टाइप का इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स नेक्स्ट न्यूरॉन में दिया जाता है। ये जो है वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन ना, यहाँ पे जो है हमारा सिनेप्स होता है, और ये दूसरे न्यूरॉन को, ये वन न्यूरॉन, ये जो है हमारा ये वन न्यूरॉन हो गया, और ये अनदर न्यूरॉन। तो आप देख रहे हो ये फ्लो चार्ट, इंपल्स एक न्यूरॉन में आई, उसमें डेंड्रॉइड में रिसीव किया, सेल बॉडी को दिया, एक्सन ने लिया, फिर सिनेप्स में केमिकल प्रोड्यूस होते हैं जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को नेक्स्ट न्यूरॉन में ट्रांसमिट करते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं इसका जो आंसर होगा वो है, क्या आप लिखोगे, द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड एट द एंड ऑफ द डेंड्राइट टिप सेट्स ऑफ a chemical reaction that creates an electrical impulse. This impulse travels from the dendrite to the cell body and then along the axon to its end. Here the electrical impulse sets the release of some chemicals which cross synapse, inducing a similar impulse in a dendrite of next neuron. है ना? तो इस तरह से ये ट्रेवल करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर। अब आपसे ये टर्म्स दिए गए हैं, पोल क्या होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस और प्रिंसिपल फोकस। तो आपको बताना है पोल बेसिकली क्या होती है, वो सेंटर होती है रिफ्लेक्टिंग। अब चाहे कॉनकेव मिरर लो या फिर आप जो है कॉन्वेक्स मिरर लो। यही दो टाइप है हमारे पास, ये है कॉनकेव मिरर और ये हो गई हमारी कॉन्वेक्स मिरर। ये जो है एक पोल यहां पर होती है। पोल क्या करती है, मिरर को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। एक तरह से ये सेंटर होती है रिफ्लेक्टिंग सरफेस की, सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर, ये होती है। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होती है, आपको दिख रहा है यहां पर एक स्फेरिकल मिरर है, उससे कट करके हमने दो मिरर्स फॉर्म की। कौन से मिरर? दो मिरर हमने बनाए। तो ये जो हमारा सेंटर होता है स्फेरिकल मिरर का, वो हमारा सेंटर होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो फोकस की लेंथ होती है या पोल की जो लेंथ होती है वो क्या होती है, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है। ये जो हो गई पोल, ये हो गई, ये भी पोल हो गई, तो इसकी जो लेंथ हो गई वो क्या हो गई, रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसे हम लोग कैपिटल आर से भी रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस एक ऐसी इमेजिनरी लाइन है, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, और ये एक ऐसी इमेजिनरी लाइन होती है जो लेंस को दो पार्ट में डिवाइड करती है और वो पोल से पास करती है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस कहने का मतलब है कि कोई भी जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो भी लाइट रे आएगी वो रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट से पास करेगी उसके हम लोग फोकस कहते हैं। और कॉन्वेक्स में भी सेम चीज होती है, जो भी है वो रिफ्लेक्ट करती है और इसे प्रोड्यूस करने पे हमें फोकस मिलता है। तो ये हो गया हमारा
प्रिंसिपल फोकस। और प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसे हम लोग फोकल लेंथ कहते हैं। तो और भी टर्म्स के डेफिनेशंस आपको पता चल गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा, ड्रॉ अ डायग्राम टू शो द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। अभी जो मैंने जस्ट बताया कॉनकेव मिरर, चलिए ड्रॉ कर लेते हैं। इसकी प्रिंसिपल फोकस बताने के लिए हमें सारी जितनी भी लाइट रेज हैं वो पैरेलल लानी पड़ेंगी, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, और वो एक पॉइंट पर इंसिडेंट होंगी जिसे हम लोग फोकस कहते हैं, और इसे हम लोग इस कारण कन्वर्जिंग भी कहते हैं। और दूसरी हो गई हमारी कॉनकेव, के बाद ये हमारी कॉनकेव हो गई, कॉनकेव मिरर, और वो हो गई हमारी कॉन्वेक्स मिरर। और इसके यूजेस को भी आप लोग रिवाइज कर लेंगे, हो सकता है एग्जाम में आपसे इसकी यूज पूछी जाए। तो हमने जितनी भी पैरेलल रेज ली, जितनी भी पैरेलल रेज ली यहाँ पर, वो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो ऑब्वियसली कहाँ पर, जब इसे बैकवर्ड प्रोड्यूस किया जाएगा, इसे बैकवर्ड प्रोड्यूस किया जाएगा तो ये एक पॉइंट पर मीट करती है जिसे फोकस कहते हैं। और इसे हम लोग डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं, इसे डाइवर्जिंग मिरर, क्योंकि ये सारी इन्फ्राइट से आने वाली लाइट रेज को डाइवर्स कर रही है। और ये कन्वर्जिंग मिरर है। ये कौन सी मिरर है? ये कन्वर्ज करती है। और किस पॉइंट पे कन्वर्ज करती है? फोकस पर कन्वर्ज करती है सारे इन्फिनिटी से आने वाले पैरेलल लाइट रेज को। चलिए, ये काफी सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन।